हाय फ्रेंड्स, उम्मीदवान ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान अध्ययन क्लास 6 की जो बुक है उसका तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो में पहले बना चुका हूं। आज अध्याय 4 है, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। देखिए, इस पहले पेज पे नॉर्मल से बताया गया है कि राजस्थान में प्राचीन सभ्यताएं किस प्रकार उत्पन्न हुई एट्सेट्रा। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेडच, चंबल नदियों की घाटियों और शैलाश्रय में बहुत ऐसे मिले हैं। ये आपको एक याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर इसमें दे रखा है कि धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग प्रारंभ किया। सबसे पहले किस धातु का उपयोग हुआ? तांबे का, ठीक है। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा में मिले, गणेश्वर में मिले, आहड़ में मिले, ठीक है। तो पहले पेज पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता दी। पूरा पेज पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, ये सवाल सीधा सीधा आरएस प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। आपको ऐसे मैप दिया जाएगा और सभ्यताओं हेतु डॉटेज दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि जो डॉट है उसमें कौन सी सभ्यता है। तो देखिए, ये है कालीबंगा जो यहाँ पे आती है, ठीक है। पीलीबंगा, रंग महल, बड़ा पोल और सौंथी, ये बीकानेर में सौंथी, बाकी हनुमानगढ़ में थे सारे ये। सुनारी झुंझुनू में, गणेश्वर सीकर में, बैराठ जयपुर में, दर भरतपुर में, रैड टोंक में, नगर टोंक में। नगर और रैड दोनों टोंक में है। ये नगरी है वो चित्तौड़गढ़ में। आपको पता है मध्यमिका या मध्यमिका जो राजधानी थी शिवी जनपद की, उसके अवशेष नगरी से ही मिले हैं। फिर आहड़ उदयपुर में है, गिलूंड राजसमंद में है, बागोर भीलवाड़ा में है और तिलवाड़ा बाड़मेर में है, ठीक है। ये मैप अच्छे से आप याद करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं कालीबंगा के बारे में। राजस्थान में दृष्टद्वती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने, पता कालीबंगा का उत्खनन सबसे पहले अमलानंद घोष ने किया था। इसमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ पे खुदाई की गई, ठीक है। अब इसमें मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इस पहले पेज में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा सभ्यता है, सरस्वती नदी के घाटी में मिली है और इसकी खोज अमलानंद घोष ने की है और बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यह उत्खनन भी हुआ है और यहाँ मकानों में ईंटों का प्रयोग मिलता है। मकान में 4-5 बड़े और कुछ छोटे कमरे होते हैं। बस्ती के गंदे पानी के निकासी के लिए यहाँ लकड़ी और ईंटों की नालियाँ, देखिए जो नालियाँ हैं ना वो लकड़ी व ईंटों की बनी हुई है। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड मतलब अग्नि वेदिकाएँ कालीबंगा से मिली है। संभवतः ये धार्मिक कार्य हेतु प्रयुक्त होते थे। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं, ठीक है। दुर्ग के अवशेष मतलब यहाँ पे जो कुलीन लोग रहते थे, संभ्रांत लोग रहते थे। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य, आप देखो ये विश्व में पहला साक्ष्य यहाँ मिला है, जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं। तांबे के बैल है। कांस्य के दर्पण कहाँ मिले हैं? हाथी दांत का कंघा कहाँ मिला है? ये चीज़ें आपको रेफरेंस बुक में नहीं मिलेगी, लक्ष्य में नहीं मिलेगी, ठीक है। पैनोरमा भी नहीं मिलेगी आपको। जैसे गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ आदि यहाँ पे मिले। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। तो कालीबंगा के बारे में आपको पता चल गया। अब देखते हैं आघाटपुर या आहड़। उदयपुर के पूर्व में आहड़ या बेडच नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं जिनको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। तो देखिए, आहड़ सभ्यता यहाँ धूलकोट के उत्खनन से ही पता चला कि यहाँ पे एक आहड़ नामक सभ्यता थी। ये बस्ती पहले ताम्रवती के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से ये नाम पड़ा है, ठीक है। तो ये ताम्रकालीन सभ्यता है आहड़। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना गया। मतलब पहले इसका नाम धूलकोट था, उससे पहले इसका नाम ताम्रवती था और 10वीं-11वीं शताब्दी में इसका नाम आघाटपुर पड़ा। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थर और मिट्टी की बनी हुई है जिनकी छत बांस और केलू की बनी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस सभ्यता
की छतें बांस व केलू से बनी हुई है तो वो आहड़ सभ्यता की है। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता है। मकान में 4 से 6 चूल्हे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आहड़ में मिला ये। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोज विधि के साक्ष्य है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। चावल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आहड़ के बारे में। धूलकोट, ताम्रवती, आघाटपुर मकानों में 4 से 6 चूल्हे, उच्च कोटि के चावल, आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। इससे ये माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। भट्टी नुमा चूल्हा। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ मिले लाल भूरे मृदभांड। कौन से मिले? लाल और भूरे मृदभांड मिले। हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े और गिलोंड व भगवानपुर जैसे स्थान बसाए। ठीक है, तो आहड़ के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बालाथल, उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यताएं ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताएं ये आहड़ से संबंधित है। आहड़ भी ताम्रपाषाण कालीन थी, बालाथल भी ताम्रपाषाण कालीन। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन के चिन्ह प्राप्त हुए। 11 कमरों के एक बड़े भवन, इतना बड़ा 11 जिसमें 11 कमरे होते हैं, आपको अंदाज लगे कितना बड़ा मकान होगा वो। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छैनी, बाण जैसे उपकरण या कर्णफूल, गले के हार के लटकन आदि आभूषण मिले। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी मिले। यहाँ ताम्रपाषाण कालीन उपकरण भी मिले हैं और लोहकालीन अवशेष भी प्राप्त मिले। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले, वेरी इंपॉर्टेंट। लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह आहड़ में बालाथल में मिले। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, बैराट के अतिरिक्त बालाथल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त होता है। तो राजस्थान में बुने हुए वस्त्र के अवशेष 2 जगह मिलते हैं, एक बैराठ में, एक बालाथल में। क्लियर? अब है गणेश्वर। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर में एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है। ताम्र संचय संस्कृति। देखो, ताम्रकालीन कौन कौन सी थी? आहड़ भी थी, बालाथल भी थी, अब ये गणेश्वर भी है। ठीक है, यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान में गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिले, बहुत ज्यादा मात्रा में मिले। इसका क्या कारण था? खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। खेतड़ी बिल्कुल इसके नजदीक पड़ता है, जो झुंझुनू में है। ताम्र उपकरणों में बाण, छन्नियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियाँ आदि प्रमुख है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेंचदार शिरा वाली ताम्र पिनों की पश्चिम व मध्य एशिया से निर्यात, मतलब ये जो ताम्र पिनें थी ना, वो मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से मंगाई जाती थी। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले, इंपॉर्टेंट। पहले पतले बर्तन थे, ठीक है, और दूसरे मजबूत बर्तन थे। ठीक है, जो पतले बर्तन थे वो हल्के लाल रंग के थे और पूर्व हड़प्पा संस्कृति के काल के थे। जो मजबूत बर्तन थे वो लाल चिकनी मिट्टी से बने विशिष्ट चित्रकारी किए हुए बर्तन होते थे। ठीक है, तो 2 प्रकार के बर्तन गणेश्वर से मिले हैं। ठीक है, एक पतले बर्तन है और एक मजबूत बर्तन है। आहड़ व गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाणकालीन थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। देखो, आहड़ और गणेश्वर, बालाथल में भी ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष मिले, आहड़ में भी मिले और गणेश्वर में मिले, लेकिन तीनों ये ताम्रपाषाणकालीन है। लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए बैराठ, सांभर, बागोर, रैड आदि सभ्यता स्थल के विवरण उल्लेखनीय है। तो गणेश्वर के बारे में आपको पता चल गया। अब चलते बैराठ। ये अशोक का बैराठ से प्राप्त शिलालेख है। ठीक है, जयपुर जिले में स्थित बैराठ कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी बीजिक की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में, बैराठ का वर्णन महाभारत में मिलता है, और किस रूप में? विराटनगर के रूप में, और वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी ये एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख, एक तो भाब्रू,
या बैराट शिलालेख एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, इंपॉर्टेंट, 36 चांदी की मुद्राएं मिली है। उसमें 8 पंचमार्क या आहत मुद्राएं हैं और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, ऐसे घड़े मिले हैं जिसपे स्वास्तिक बना हुआ है और त्रिरत्न चक्र बना हुआ है। त्रिरत्न चक्र जो बौद्ध धर्म को इंगित करता है, ठीक है। नाचता हुआ पक्षी, वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये तथ्य। नाचता हुआ पक्षी, पत्थर के संदूकें, लोहे की कीलें, हाथ से बना हुआ वस्त्र। अभी हमने पीछे पढ़ा बैराट और बालाथल में हाथ से बना हुआ वस्त्र मिला है, ठीक है। ये देखा ना, बुना हुआ वस्त्र बालाथल में, एक तो बैराट में मिला और एक बालाथल में मिला है, ठीक है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागोर, ओजियाना, जयपुर जिले में स्थित सांभर, जोधपुरा, मतलब सांभर और जोधपुरा जयपुर में स्थित है। टोंक में है नगर और रैड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नोह, जालौर में भीनमाल, राजसमंद पचमता, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहीं नहीं मिलता सभ्यता स्थल। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि पचमता पुरातात्विक स्थल कहाँ पे स्थित है, तो वो राजसमंद में है, ठीक है। गिलुंड आदि स्थल पाषाण, ताम्रपाषाण और ताम्र लोहकालीन संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो आपको पचमता इंपॉर्टेंट याद रखना, पचमता सिचुएटेड इन राजसमंद, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है, तो हनुमानगढ़ में है। अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ, बैराट से प्राप्त हुआ। सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आठ बस्ती प्राचीन काल में ताम्रवती नाम से जानी जाती थी, ठीक है। फिर उसको धूलकोट के नाम से जाना गया, फिर 11वीं-12वीं सदी में आघाटपुर के नाम से। राजस्थान के किन्हीं 2 ताम्रपाषाणकालीन स्थलों के नाम बताइए। सिंपल है, गणेश्वर है, आहड़ है, बालाथल है। बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए, उदयपुर से प्राप्त हुए। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई है, बताइए आप। बेड़च नदी है ना। राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्तर कौन कौन से हैं, किन्हीं 2 का वर्णन करें। बहुत सारे हैं। कालीबंगा पुरास्थल की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले हमने कालीबंगा ही पढ़ा, इसका उत्खनन खोज अमलानंद घोष ने की, उत्खनन बीबी लाल बी के थापर के नेतृत्व में किया गया, ठीक है। इस नगर टीला मिला है, दुर्ग टीला मिला है, मकानों में ईंटों का प्रयोग हुआ है। फिर नालियाँ बनी हुई लकड़ी व हाँ लकड़ी और कास्ट की नालियाँ मिली है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका 4th लेसन कंप्लीट हुआ। अब है अध्याय 5, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, ठीक है। देखिए पहले में कुछ विशेष नहीं बताया गया है, जागीरदारों के बारे में बताया गया है, उनकी क्या स्थिति थी, ठीक है। तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। दूसरा देखते हैं। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था, यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। हमको भी पता है जब भारत आज़ाद होने से पहले राजस्थान में 19 रियासतें थी, ठीक है। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों और जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक जो होता था वो शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा में निहित होता था और शासन एक प्रकार से राजशाही शासन कहलाता था। अब राजशाही शासन का स्वरूप क्या है, ये मुख्य परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बाकी नहीं। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में सिसोदिया, राठौड़, कछवा, चौहान आदि वंश शासक राज्य करते थे। वे अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी, ठीक है। अब हर जगह यही था पैटर्न, राजा संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों और मंत्री परिषद के सदस्यों से सहयोग करता था, सहयोग से शासन संचालन करता था, ठीक है। फिर है मंत्री। राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रत्येक मंत्री को दीवान कहते थे, ठीक है। राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके राजकार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। बख्शी जो होता था ना, वो सेना को वेतन देना और सेना संबंधी अन्य कार्य की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। खजांची जो था वो क्या करता था, आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना, ये खजांची का कार्य था। परगना अधिकारी जो होता था, राज्य परगनों में विभक्त था और परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा परगना अधिकारी रखता था, ठीक है। तो मंत्री, बख्शी, खजांची और परगना अधिकारी ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी।
ग्राम का शासन ग्राम पंचायतें करती थी। ठीक है, फिर देखते हैं जागीरदारी व्यवस्था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आरएस में 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध कुलीय भावना पर आधारित थी। मतलब रक्त संबंध कुलीय भावना ये होता है कि राजा अपने कुल के अपने रक्त संबंधियों को जागीरें प्रदान करता था। ठीक है, राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था और राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन करने के लिए भूमि आवंटित करता था। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। मतलब समझ में आ गया, रक्त संबंधी या कुल संबंधी होता था ये। ठीक है, जैसे राजा की मृत्यु होती थी उसका बड़ा बेटा राजा बनता था और दूसरे जो बेटे होते थे उनको जागीरें दे दी जाती थी। ठीक है, अब जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल में प्रारंभ हो गया था। राजपूतों का शासनकाल 10वीं-12वीं शताब्दी। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए जो उनकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से है कि जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप क्या था। राजस्थान आरएस मेंस में आ सकता है कि राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप को समझाइए। तो क्या स्वरूप था देखिए, राजस्थान में ये रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुल्य व्यवस्था थी। भाई आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं ये रक्त संबंध पर आधारित थी। दूसरा लिख सकते हैं सगोत्रीय कुल्य व्यवस्था थी ये। ठीक है, तीसरा लिख सकते हैं कि राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के मध्य स्वामी और सेवक के नहीं होते थे संबंध, बल्कि भाईचारे और सौहार्द पर आधारित होते थे, क्योंकि वो उनके भाई ही होते थे, उनके कुल के होते थे जागीरदार। ठीक है, मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसे व्यवहार करने लगे। मतलब मुगलों के आने से पहले जागीरदार और शासकों के मध्य संबंध कैसे होते थे, सौहार्दपूर्ण संबंध होते थे, भाईचारे से युक्त संबंध होते थे। लेकिन जैसे ही मुगल आए तो राजा क्या हो गए, मुगलों के अंडर में हो गए। अब जब वो खुद मुगलों के अंडर है तो उनका रिश्ता, उनका संबंध जागीरदारों से स्वामी और सेवक जैसा हो गया। ठीक है, प्रारंभ में जागीरदार युद्ध व शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के स्थान पर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित किया। ठीक है, मतलब इस पेज में आपको मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ये है कि जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप क्या है। बाकी आपको इसमें कुछ भी याद करने का नहीं है, इसमें कोई ऐसा तथ्य भी नहीं है। ठीक है, अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय प्रशासनिक दृष्टि से 2 भागों में विभाजित हो गया भारत। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। जो ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। 4 केंद्र शासित प्रदेश थे और 11 प्रांत थे। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के राजा एवं संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालित किया जाने लगा। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम वो लागू कब हुआ? वो 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। ठीक है, इसके द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेशी एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। किसको? अजमेर मेरवाड़ा को 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किस विभाग के अंदर? पहले वो विदेश विभाग के अधीन था, लेकिन अब इसे गृह विभाग के अधीन कर दिया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। ठीक है, देश की आज़ादी के साथ राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुए और टीकाराम पालीवाल
प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने टीकाराम पालीवाल। ठीक है, 1952 में पहला चुनाव हुआ राजस्थान में और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? टीकाराम पालीवाल। और 1935 का भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1937 को। और इसके तहत अजमेर मेरवाड़ा, मतलब 1 अप्रैल 1937 से पहले अजमेर मेरवाड़ा जो था वो विदेश विभाग के अधीन था और 1 अप्रैल 1937 के बाद ये गृह विभाग के अधीन आ गया। ठीक है, अब देखिए जागीर पट्टा का मतलब क्या? वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। मनसबदारी मुगलों में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ये मनसबदारी। ठीक है, सेना को वेतन देना और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? बख्शी की। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। अब देखिए ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई, मनसबदारी मुगल प्रशासनिक व्यवस्था थी मुगलकालीन, और जागीर पट्टा वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। परगना अधिकारी के कार्य क्या होते थे? परगने में शांति, मतलब जो केंद्र था ना, राज्य था, वो कई परगनों में विभक्त था। ठीक है, परगना का अधिकारी परगने में शासन व्यवस्था मतलब शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य ये परगना अधिकारी का होता था। राजस्थान की रियासतों में कौन कौन से वंश के शासक राज करते थे? बहुत सारे थे, चौहान वंश है, राठौड़ वंश है, गोहिल वंश है, बहुत सारे वंश है। जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप को समझाइए, हमने पढ़ लिया। इसमें यही था कि भाई ये एक तो रक्त संबंध पर आधारित थी, ये सगोत्रीय कुली व्यवस्था थी। ठीक है, राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजा बनता था और अन्य भाइयों को जागीर प्रदान की जाती थी। ठीक है, और राजा और जागीरदारों के मध्य संबंध कैसे थे? भाईचारे से युक्त और सौहार्दपूर्ण संबंध थे। ठीक है, ब्रिटिश काल में प्रशासनिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को बताइए। प्रशासनिक व्यवस्था आपको पता चल गई, गवर्नर जनरल वगैरह, इस बारे में उल्लेख करना है आपको। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर एक लेख लिखिए। ये पूरा हम पढ़ चुके हैं, ये मेंस में 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, अध्याय 6। ठीक है, अब देखिए इसमें यह बताया गया है कि भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है: थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। पहले थार का मरुस्थल देखते हैं। भारत की पश्चिम सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में इंपॉर्टेंट है। कहीं कन्फ्यूजन है, कोई 11 बोलते हैं, कोई 12 बोलते हैं, कोई 13 बोलते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार की ये जो किताब है इसमें 12 जिलों में बताया गया। 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, पूरे राजस्थान के 61% लैंड पे ये है ये, और ये 12 जिलों में फैला हुआ है। यहाँ राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? एक तो ये 12 जिलों में फैला है, 61% भूभाग पर फैला है। ठीक है, अब देखिए इस थार मरुस्थल की एक विशेषता क्या है कि यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जन घनत्व, अधिक पशु घनत्व, अधिक वर्षा, अधिक खनिज विविधता, अधिक वनस्पति, अधिक कृषि, अधिक सिंचाई के साधन और सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। आरएस मुख्य परीक्षा में आ सकता है कि थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक धनी मरुस्थल है। कैसे? तो आपको ये सारे पॉइंट उल्लेखित करने हैं उसमें। क्लियर? अब देखिए बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसे कहते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन सीधा साधा पूछा जा सकता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट से आप क्या समझते हैं? तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। इन्हें बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। आपको पता है, धोरे कहते हैं। बालू का स्तूप या धोरे संयुक्त स्थान है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंतःप्रवाहिक प्रदेशों में व्यक्त किया जा सकता है। इतने भागों में बांटा जा सकता है। एक तो घग्गर का मैदान है ऊपर, फिर अर्ध मरुस्थलीय भाग है, नागौर की उच्च भूमि है और अंतःप्रवाही प्रदेश है। ठीक है, ये हो गया थार का मरुस्थल। अब देखते हैं अरावली पर्वत। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, देखो अरावली की दिशा ये है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पूर्व। ठीक है, 9% भाग पर फैला हुआ है।
जो थार का मरुस्थल था वो कितना 61% लैंड पे था और ये 9% लैंड पे थे। ये विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली की रायसेना तक 692 किलोमीटर 692 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से रायसेना हिल जो दिल्ली की है, जहाँ संसद बनी हुई है, वहाँ तक है, जहाँ राष्ट्रपति भवन है। सॉरी, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। सही बात है, बिल्कुल। यहाँ पे ऐसे आ गई तो अब यहाँ मरुस्थल है, तो मरुस्थल का प्रसार पूर्व में होने से रोकती है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियां पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला देखिए मानसून को रोककर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। ठीक है, और अरावली की जो स्थिति है ना, अरावली की इस लोकेशन की वजह से दक्षिण पश्चिम में, पश्चिम से उत्तर पूर्व में इसकी जो स्थिति है, इसकी वजह से दक्षिण और पूर्व की तरफ तो बहुत बारिश होती है, लेकिन पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ बारिश बहुत कम होती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और ये कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बताया गया पूरा, ये जो लाल रेड एरिया है ये अरावली है पूरी। ठीक है, और ये वाला जो है ना, ये घग्गर का मैदान है, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पूरे बालू का स्तूप है। ठीक है, लेकिन ये जो एरिया है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मैप ऐसे कैसे दिया जा सकता है और ऐसे आपको भरने के लिए कहा जा सकता है कि भाई इसमें ये कौन कौन सी जगह है। ये हाड़ौती का पठार है, सबको पता है। ठीक है, ये चंबल का मैदान हो गया, ये माही का मैदान हो गया, ये बनास बेसिन हो गया, ये पूरा पूर्वी का मैदान हो गया। ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, अब ये लूणी का बेसिन है, ये बांगड़ शेखावटी प्रदेश है। ठीक है, तो मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कीजिए इस मैप को। अब पूर्वी मैदान, राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवास क्षेत्र है। तो पूर्वी मैदान है ना, वो गंगा के मैदान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है। थार का मरुस्थल 61% लैंड पे, अरावली 9% लैंड पे और पूर्वी मैदान है 23% लैंड पे। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि या बैड लैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता था। सवाल सीधा सा आ सकता है कि उत्खात भूमि से आप क्या समझते हैं, या डांग भूमि से क्या समझते हैं, या बैड लैंड टोपोग्राफी क्या है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ और सर्वाधिक जन घनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है, जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इन्हें 56 का मैदान कहा जाता है। ये 56 का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है। फिर है दक्षिण पूर्वी पठार। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। हाड़ौती का पठार क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हाड़ा वंश के शासकों का शासन था यहाँ पे। राज्य के लगभग 7% भाग में फैला है ये केवल सबसे कम भाग में फैला हुआ है दक्षिण पूर्वी पठार। 7% ये, 9% पर अरावली, 23% पर पूर्वी मैदान और 61% पर थार का मरुस्थल। ठीक है, राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख है सिरोही में स्थित उड़िया व आबू का पठार, सिरोही में है। भौराट का पठार उदयपुर और राजसमंद के बीच है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। और ऊपरमाल जो है ना, वो चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल है। लसाड़िया का पठार उदयपुर में है। ठीक है, अब है जलवायु और ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांश स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति, प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। तो आरएस में 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में इतने जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है, इसका क्या कारण है? इतने प्रकार की
राजस्थान में विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है, इसके अक्षांश, राजस्थान की अक्षांश स्थिति है, ठीक है, समुद्र से दूरी है, अरावली पर्वत की स्थिति है, प्रदेश का जो विस्तार है, ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी स्थिति जो उत्तर पश्चिम है। इस कारण राज्य में 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है। जहाँ राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तर पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु, और दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ठीक है। शुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र, अति आर्द्र, ये 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए राजस्थान में जहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर है, जहाँ मतलब जो अति आर्द्र जलवायु वहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है, ठीक है। अब ये मैप है, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। इसमें देखिए ये वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में बताई गई है विभिन्न प्रदेशों की। राजस्थान के जितने भी ये प्रदेश है, जितने भी भाग है, उनके विभिन्न हिस्सों के अलग अलग वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर बताए गए। तो इधर से देखें तो ये 20 सेंटीमीटर यहाँ सबसे कम वर्षा होती है, ये 20 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। ये 30 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, मतलब इस एरिया में 30 सेंटीमीटर पर ईयर केवल 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हैं ना, जैसे जैसे वैसे वैसे वार्षिक वर्षा बढ़ती जाती है, ठीक है। और सर्वाधिक ये एरिया है, यहाँ 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। तो राजस्थान की वार्षिक वर्षा देखें ना अपन, तो 20 सेंटीमीटर से शुरू होती है जो 100 सेंटीमीटर तक चलती है, ये पूरे गैप में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से जून तक होती है, वर्षा ऋतु जो जुलाई से सितंबर तक होती है, और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक होती है। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु देखते हैं। इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू आदि जिलों में 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत का जो आचरण है ना, वो रेत की प्रकृति ये है कि जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो क्या है, मरुस्थल में आप जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में देखेंगे तो दिन बहुत ज़्यादा गर्म होगा और रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, क्योंकि रेत की प्रकृति ऐसी है। अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में तापमान कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है, क्योंकि ऊंचा स्थान। अब लू क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाएं, बहुत ही गर्म हवाएं होती है और धूल से युक्त होती है, वो लू, इसे लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक हो जाती है, ठीक है। अब है वर्षा ऋतु। राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है। वर्षा ऋतु में 90 to 95 रेनफॉल होता है, वो इसी ऋतु में होता है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर तक होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। देखो राजस्थान में सबसे पहली जो बारिश होती है ना, वो अरब सागर मानसून है, उससे होती है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है, ठीक है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिण राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, झालावाड़ जिले में, जो 100 सेंटीमीटर वार्षिक होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जो है ना, वो माउंट आबू है, जहाँ औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है वार्षिक। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। वो मैंने आपको मैप में भी बताया है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ वर्षा बढ़ती जाती है या
दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा घटती जाती है। ठीक है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो अरावली जो है ना, ये 50 सेंटीमीटर रेखा है। ठीक है, इधर 50 सेंटीमीटर से कम होती है, इधर 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब है शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिम राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम पश्चिमी राजस्थान, जैसा आपको पता है कि रेत जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है पश्चिमी राजस्थान में। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीत लहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है। अब देखिए, पश्चिमी विक्षोभ या मावट, 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है। तो भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। तो गेहूं के लिए ये गोल्डन ड्रॉप्स है। ठीक है। अब देखिए, अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल पड़ता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक, अपर्याप्त, अनिश्चित और अनियमित होना। ठीक है, बारिश कब आएगी कोई फिक्स नहीं है। आएगी तो बहुत ज़्यादा आ जाती है, नहीं आती तो बिल्कुल नहीं आती है। ये स्थिति है बारिश की अपने यहाँ। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज और पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। अकाल क्या है? अनाज और पेयजल की कमी। ठीक है, अनाज, पेयजल और चारे की कमी। ठीक है, ये अकाल है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। पहले पारंपरिक जल संरक्षण व्यवस्था थी, टोबा, रन, आपने जो पढ़े होंगे। ठीक है, वो अब बिल्कुल एकदम आउटडेटेड हो गए, अप्रचलित से हो गए हैं। ठीक है, और भूजल का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। ऐसे ही लोग जल को व्यर्थ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, और वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इससे प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पे प्रभाव पड़ा है। भौतिक दशा में मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि, अब देखिए मरुस्थलीकरण क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि मरुस्थलीकरण से आप क्या समझते हैं। तो भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। ये डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे, भौतिक दशा और मानवीय कार्यों। ठीक है, भौतिक दशा और मानवीय कार्य, इन दोनों की वजह से जो उपजाऊ भूमि है ना, उपजाऊ भूमि का बंजर और रेतीली भूमि में परिवर्तन हो जाना, वही मरुस्थलीकरण है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये लेसन पूरा हुआ। बंजर मतलब अनुपजाऊ, बीहड़ हमने पढ़ लिया, नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि उसे बीहड़ या उत्खात भूमि या बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। सम वर्षा रेखा मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। ये काल्पनिक रेखा ही है। ठीक है, मानसूनी हवाएं, ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं। अपर्दन, जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना। अब क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है। पूर्वी मैदान है, अरावली पर्वत है, थारमस्थल है, हिमालय पर्वत नहीं है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र अपर्दन के कारण अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो गया है, जो भीड़ वाला एरिया है। ठीक है, और चंबल नदी के आसपास क्षेत्र किस अपर्दन के कारण? तो ये आपके हुआ है, याद कीजिए आप, नदी अपर्दन होता है ना, उस वजह से अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो गया है। ठीक है, उपजाऊ भूमि का बंजर और रेतीली मिट्टी में परिवर्तन मरुस्थलीकरण कहलाता है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना करता है? जो पश्चिमी राजस्थान का एरिया है वो। मावट किसे कहते हैं? पढ़ लिया हमने, शीत ऋतु में होती है, भूमध्य सागर से जो हवाएं आती है। ठीक है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के नाम लिखते हुए उनकी प्रमुख विशेषताएं, 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान के प्रमुख ऋतुओं का वर्णन, 3 ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।